सेक्शन 53 की बात करते हैं। सेक्शन 53 क्या कहती है? दंड के प्रकार बताए गए हैं सेक्शन 53 में, और कह रहे हैं कि अपराधी संहिता के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे निम्नलिखित हैं। इंडियन पिनल कोड के अनुसार यदि किसी अपराधी को सजा दी जा सकती है तो ये टाइप लिखे हैं, इन्हीं में से कोई सजा मिलेगी, इसके अलावा कोई सजा नहीं मिल सकती। क्लियर है ना? पहली बात तो यह है कि अपराधी को सजा दी की जाती है तो दो उद्देश्य होते हैं, या तो रिफॉर्मेटिव ऑब्जेक्ट या फिर पुटेटिव। समझ गए ना? या तो रिफॉर्मेटिव या फिर पुटेटिव। रिफॉर्मेटिव का मतलब क्या होगा? सुधारात्मक है ना भाई। जैसे आपके माँ बाप हैं, कई बार आपको डांटते पीटते हैं, किस लिए? इसलिए थोड़ी कि इसको सजा ही देनी बस, केवल पर्पज क्या होते हैं डांटने पीटने के पीछे? आपको सुधारना। समझ गए ना? और पुटेटिव का मतलब क्या होगा? कई बार जो दंड दिए जाते हैं इसलिए दिए जाते हैं कि इस व्यक्ति की सुधरने के कोई चांस नहीं है और समाज चाहता है कि ये जेल में बंद रहे। समाज चाहता है कि इसको डेथ सेंटेंस होना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि अगर उसको खुला छोड़ दिया तो वो और भी उस तरह के ऑफेंस करेगा। तो दो उद्देश्य से जनरली किसी भी व्यक्ति को इंडियन पिनल कोड में जो जिसको पनिशमेंट दिया जाता है, दो ही उद्देश्यों से दिया जाता है। समझ गए ना? और भी है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगले सेक्शन 53 देखते हैं। कहती है अपराधी इस संहिता का नाम क्या है? इंडियन पिनल कोड, आईपीसी की बात कर रहे हैं जी हम। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अपराधी इस संहिता के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है, मतलब इस संहिता के अलावा भी कोड है हमारे पास में, दंड संहिताएं हैं। जैसे, क्योंकि इंडियन पिनल कोड की प्रेम्बल क्या कहती है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, एक्सपीडिएंट है। समझ रहे हैं ना? ये तो एक साधारण दंड संहिता है, इसके अलावा और भी पिनल कोड इंडिया में है। जैसे एनडीपीएस एक्ट में भी सजा है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी सजा है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट और मेडिसिन एडल्ट्रेशन एक्ट, तमाम तरह के एक्ट से SC/ST एक्ट। समझ रहे हैं ना? तो कुछ लोकल एक्ट भी हैं और कुछ आपके विशेष विधियां भी हैं। समझ गए ना? वहां भी दंड है। तो लेकिन ये जो सेक्शन 53 है ये बात करती है केवल इसी संहिता के अधीन कि अपराधी इस संहिता के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे निम्नलिखित है। कौन कौन से होंगे? पहले है मृत्युदंड। मृत्युदंड। अगर हम सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी का फार्म नंबर 42 है। सीआरपीसी में 2 शेड्यूल है। जो सेकंड शेड्यूल है उसमें कुछ फॉर्मेट दे रखे कि समन कैसे जारी करेंगे, वारंट कैसे जारी करेंगे। समझ रहे ना? और बहुत सारे फॉर्मेट है। ऐसे ही मृत्युदंड का फॉर्मेट भी वहां पर दे रखा, और वहां लिख रखा है कि अपराधी को गले से रस्सी बांधकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए, टू बी हैंग बाय नेक टिल डेथ। तो फॉर्मेट वहां दे रखा है। ऐसा नहीं कि आप मृत्युदंड का जो है तो कुछ भी आप किसी भी तरह से उसको गोली मार दो या कुछ भी, ऐसा नहीं। जो प्रोसीजर एक्ट में जो प्रक्रिया बताई गई है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे खाड़ी के कुछ देश हैं, खाड़ी के कुछ देश इस तरह के कि वहां पे मृत्युदंड 2 बार, मतलब एक बार फांसी से उसको लटका देंगे और फिर उसको डॉक्टर चेक करेगा, अगर वो मर भी गए ना दोबारा फिर से लटकाएंगे उसको। समझ गए ना? तो वहां का प्रोसीजर यही कहता है, लेकिन यहां का नहीं कहता। यहां का तो क्या कहते हैं कि आप उसको फांसी दे दीजिए और एक ही बार लटकाओगे, एक ही बार में अगर वो मर गया तो इससे बढ़िया बात ही नहीं, कुछ भी आपने एग्जीक्यूशन कर दिया। समझ गए ना? और अगर वो जिंदा रहेगा तो फिर क्या करेंगे? दोबारा नहीं लटकाएंगे, दोबारा फिर से लटका देंगे भाई। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर किसी ने सांस रोक लिया आधे घंटे तक और वो जिंदा बच गया, दोबारा फिर से लटकाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आया कि इसको फांसी से लटका करके तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए, उसका एग्जीक्यूशन ही कहूँगा अगर वो जिंदा रह गया तो। समझ गए? तो फिल्मों में दिखाते हैं, गलत है वो चीज़, राइट। एग्जीक्यूशन पूरा कराएंगे, दोबारा फिर से लटका देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला है मृत्युदंड। अब इंडियन पिनल कोड में कुछ धाराएं मैंने लिख रखी हैं जहां मृत्युदंड के प्रावधान है। जैसे धारा 121, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, यहां मृत्युदंड की सजा लिखी हुई है। धारा 132, विद्रोह को दुष्प्रेरित करना। धारा 194, मिथ्या साक्ष्य देना, और मिथ्या साक्ष्य देने की वजह से अगर किसी को मृत्युदंड मिलता है तो जिस व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया उसको मृत्युदंड मिलेगा। किसी को ऐसा फंसाया आपने गवाह बन करके कि उससे उस व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गई और बाद में डिस्क्लोज हो जाती है बात, तो क्या होगा? मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा 194। 302 का सभी को ही पता होगा, मृत्युदंड का प्रोविजन है। 305 क्या है? पागल को या किसी शिशु को, बच्चे को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना,
यहां भी सजा क्या है, मृत्युदंड है। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सभी को ही पता। और 396 क्या है, हत्या सहित डकैती। ये कुछ धाराएं हैं जहां मृत्युदंड के प्रोविजन डाल दिए गए। क्लियर है ना बात। फिर एक मामला आया था बच्चन सिंह एवं अन्य वर्सेस स्टेट, AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मृत्युदंड है वो रेयर एंड रेयरेस्ट मामलों में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मृत्युदंड 302 में लिखा हुआ तो आप 302 में उसको मृत्युदंड ही दोगे। ऐसा नहीं है कि 305 में मृत्युदंड लिखा हुआ है तो आप मृत्युदंड ही दोगे। रेयर एंड रेयरेस्ट मामले में आप मृत्युदंड दोगे। जहां मृत्युदंड लिखा हुआ जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन है उसके पास में, वो मामला रेयर एंड रेयरेस्ट मामले में आना चाहिए तो ही मृत्युदंड मिलेगा। कई बार तो आदमी आवेश में आकर के, कई बार तो अपना कॉन्शियस खो करके भी सामने वाले की मृत्यु कर देते हैं, समझ रहे ना। तो यहां एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि जब भी आप किसी को मृत्युदंड दोगे तो आपको ये गाइडलाइन ध्यान में रखनी है। जैसे क्या क्या कहा, जहां हत्या प्रीवियस प्लानिंग एंड एक्सट्रीम ब्रूटलिटी से की गई है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। गोली मार दी, मारनी किसी और को थी, लग गई किसी और को, या गोली मार के ही मारते, ये तो अलग बात होगी, लेकिन फुल प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया और एक्सट्रीमली ब्रूटलिटी के साथ में वो मर्डर किया गया, मतलब क्रैश कर दिया वो शरीर, समझ गए ना। पत्थरों से कुचला गया हो, हाथ पैर काट दिया हो उसके, बहुत गलत तरीके से उसका मर्डर किया गया हो, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या है, जहां भारतीय सेना अथवा लोक सेवक की हत्या की गई हो, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। और क्या है कि जहां अपराध घोर मानसिक अशांति का परिणाम हो, जहां अपराध, जहां अपने इनमें से किसी के भी लिए है ना, जहां आपने मर्डर किया, और मर्डर, क्योंकि मर्डर में क्या है 302 में फांसी की सजा है या आजीवन कारावास है, कि जहां अपराध घोर मानसिक अशांति का परिणाम हो, इस चीज को भी कोर्ट ध्यान में रखेगी उसको फांसी देने से पहले, कि इसने जो मर्डर किया था या इसने जो भी ऑफेंस किया था जिसमें सजा मृत्युदंड की सजा है, क्या इसकी मानसिक मेंटल स्टेट क्या थी उस समय जब इसने अपराध किया, है ना। तो क्या कह रहे कि जहां अपराध घोर मानसिक अशांति का परिणाम हो, घोर मानसिक अशांति की वजह से मर्डर किया हो, जहां अपराधी शिशु या वृद्ध हो, समझ गए ना। मान लिया मर्डर करने वाला व्यक्ति कौन है, शिशु है, तो क्या फांसी से लटकाऊंगे, अभी तो पूरा जीवन उसका बाकी है। 7 साल से कमाई कोई बच्चा है, या कोई 12 साल का बच्चा है, या 8 साल का कोई बच्चा अगर मर्डर करते पूरा जीवन बाकी है, अभी तो पूरे चांस है कि इसको सुधारा भी जा सकते हैं। तो क्या करें, या वृद्ध हो तो जीवन ही कितना बचा, फांसी से लटकाओगे वृद्ध को, समझ रहे ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है, और ये न्यायालय का विवेक अधिकार है, याद रखना, डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको कोई रोक नहीं सकता मृत्युदंड देने से। लेकिन इस गाइडलाइन को ध्यान में रखेगा। आगे क्या करें, जहां इस बात की संभावना हो कि अपराधी का सुधार संभव है। यदि आपने मर्डर किया और संभावना इस बात की है कि आपका सुधार हो सकता है, तो फांसी से नहीं लटकाएंगे, हो सकता है आपको आजीवन कारावास मिल जाए। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट आते हैं आपका, पहला तो है मृत्युदंड, दूसरे है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब समझ लीजिए, आजीवन कारावास का मीनिंग होता है जब तक प्राण है तब तक जेल के अंदर, समझ रहे ना, रिमेनिंग लाइफ जेल के अंदर ही कटेगी, यह है आपका आजीवन कारावास। जो आप सुनते हो कि आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है, 20 वर्ष का होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं कल वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। 14 वर्ष का और 20 वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है, बात समझे ना, कल डिस्कस कर लेंगे। आज तो इतना ही समझिए कि आजीवन कारावास भी क्या है, एक प्रकार है दंड का। तीसरा है आपका कारावास। यदि प्रीलिम्स में पूछे तो आपको बताने की 5 प्रकार की सजाएं हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है कारावास। कारावास 3 तरह से चल सकते हैं, या तो साधारण, या कठोर, या 73 एकांत परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। साधारण कारावास का तो मतलब है कि सामान्य कैदियों के साथ में केवल जेल में रहना आपको। दूसरी बात, कठोर कारावास का मतलब होगा कि आपसे कोई काम भी लिया जाएगा। काम कैसे ले जाते हैं, पत्थर तोड़वाने का, जैसे फिल्मों में देखते हो आप लोग, या चक्की चलवाने का, रोटी बनाने का। जेल के अंदर भी तो बहुत सारे काम होते हैं। जो कैदी खाना खाते हैं उनको खाना बनाने वाले बाहर से नहीं बुलाते, दरअसल हलवाई थोड़ी लगा करके रखेंगे वहां पे, समझ रहे ना। तो बाकी जो कोर्ट जो भी जेल के काम है, मैं सारे करवा लेंगे उनसे इस तरह के काम। उनको इसके बदले में पारिश्रमिक भी मिलता है, मेहनताना मिलता है, मजदूरी भी मिलती है उनको, सीधी सी भाषा में। क्यों कठोर, मैंने आपको बताया कि साधारण कारावास का मतलब तो बिना काम कराए, और कठोर कारावास का मतलब होगा रिगरस, जो आपका इम्प्रिजनमेंट होगा, उसका मतलब क्या होगा,
कुछ काम करवा करके, समझ गए ना, कुछ ना कुछ काम करवाया जाएगा और इसके बदले में उसको पारिश्रमिक भी मिलेगा। पारिश्रमिक क्यों मिलता है? पारिश्रमिक मिलने के पीछे की जो वजह होती है, जिसको मेहनताना मिलते हैं, वो इसलिए मिलता है, सुनिए भाई जरा, पारिश्रमिक इसलिए मिलता है उसको क्योंकि आर्टिकल 21 है, समझ गए ना। और संविधान हमारा क्या कहते हैं कि आपसे बेगार नहीं करवाया जाएगा, बिना पैसे दिए काम नहीं करवाया जाएगा, समझ गए ना। तो यहां क्या होगा, क्योंकि इसने काम किया उसका इसको फल मिलेगा। तीसरा है एकांत परिरोध, 73 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेगा हम इसको। एकांत परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब यहाँ क्या होता है कि 6x6 का एक रूम होता है, आदमी खड़ा हो सकता है, लेट सकता है, बैठ सकता है, घूम फिर नहीं सकता, और अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग कर देंगे इसको, समझ गए ना। किसी के साथ बैठने देते, उठने देते, अकेला ही आदमी रहता है यहाँ पे। और एकांत रहना इतना खतरनाक काम होता है, बहुत ज्यादा। मैं कह रहा कुछ करना बहुत आसान होते हैं और कुछ न करना दुनिया का सबसे बड़ा काम होते हैं। आप ठल्ली बैठ के देख लो 10 मिनट, तो या तो आप हाथ घुमाना शुरू कर दोगे, या पैर हिलाना शुरू कर दोगे, या अपने आप से बात करनी शुरू कर दोगे, समझ गए ना। तो ये भी एक पनिशमेंट है एकांत परिरोध। जब चलेगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फिर आते हैं आपका चौथे नंबर में, संपत्ति की जब्ती या समाहरण भी बोलते हैं इसको। संपत्ति की जब्ती, ये जनरली हमें समझ नहीं आता, संपत्ति को जब्त करना, समाहरण। इसका मीनिंग होता है, जैसे कुछ धाराएं आज भी हैं जहां ये वाली सजा दी जाती है, जैसे सेक्शन 126, 127 और 129, ये 3 सेक्शन है। पूरी आईपीसी में 3 सेक्शन है जहां ये सजाएं लिखी हुई है। 126 क्या कहते हैं कि यदि आपने मित्र जो देश है हमारा, जो अपने इंडिया का जो मित्र देश है जिसके साथ में अभी युद्ध नहीं चल रहा हमारा, उसके क्षेत्र में लूटपाट किया आपने जाकर के, तो जो चीजें लूटपाट में आपने इस्तेमाल की, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या कार, जो भी चीजें, और जो उस वहां से आप प्रॉपर्टी लेकर के आए लूटपाट में, वो सारी छीन ली जाएगी आपसे। ये एक दंड का प्रकार है, संपत्ति की जब्ती, ये भी दंड का प्रकार है, समझे ना। 5वां क्या है आपका, जुर्माना या अर्थदंड। तो जुर्माना कह लो या अर्थदंड कह लो। तो भारतीय दंड संहिता में कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जहां केवल जुर्माने का दंड दिया गया है, कुछ धाराएं ऐसी हैं जहां जुर्माना और कारावास दोनों दिए गए हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं जहां केवल कारावास दिया गया है, कुछ धाराएं ऐसी है कि जुर्माना या कारावास या दोनों, या करके, है ना। कुछ धाराएं इस तरह की हैं। तो जुर्माना, दरअसल जुर्माना अधिरोपित करते समय न्यायालय को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, समझ गए ना। जुर्माना अधिरोपित करते समय न्यायालय को कई चीजों का ध्यान रखता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा, समझ, क्षमता कितनी है उसकी। ऐसा तो नहीं है कि कोई गरीब आदमी या ठेला लगाने वाले कोई आदमी है और पता लगा 1 करोड़ का जुर्माना लगा दे, कहां से दे देगा वो, समझ गए ना। कैपेसिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, अपराध की नेचर को भी ध्यान में रखा जाएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके तब जुर्माना लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि चोरी की प्रॉपर्टी, सपोज दैट चोरी कर ली किसी ने, है ना, उस प्रॉपर्टी वैल्यू के, ये सब चीजें कुछ नहीं होती, वो तो अलग से भी। यदि सपोज दैट ए ने बी के घर में चोरी की और चोरी में इसने 50,000 की कोई प्रॉपर्टी ले ली और कोर्ट ने दिलवाए केवल 30,000, क्रिमिनल कोर्ट ने, समझ गए ना। तो बाकी कहां जाएंगे, 20,000 सिविल मुकदमा दायर कर देगा, इसके लिए क्या दिक्कत है, अपने सारे पैसे वसूल कर लेगा, 30 या 30 से ज्यादा, समझे नहीं समझे। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जुर्माना आईपीसी में केवल जुर्माने का दंड, कुछ धाराएं हैं जहां केवल जुर्माने से दंड दिए हैं, जैसे 1,000 रुपए तक का जुर्माना है सेक्शन 154, 294 ए, 500 रुपए तक का जुर्माना 137, 171 जय और 278, 200 रुपए तक का जुर्माना 263 ए, 283 और 290। ये कुछ धाराएं हैं जो केवल जुर्माने से ही दंड है। यहां ना तो कारावास है, ना आजीवन कारावास है, न मृत्युदंड है, ना संपत्ति की जब्ती, कुछ नहीं है, बस केवल ये दंड के रूप में ये जुर्माना ही लगा देगा इन धाराओं में। क्लियर है जी। एक है फिर आपके काले पानी की सजा, इसको वर्ष 1949 में रिपील्ड कर देगा, निश्चित कर देगी। हाँ, 1949 में इसको रिपील्ड कर दिया गया, क्योंकि 1950 में क्या आया था, हमारा संविधान, और संविधान लागू होने के बाद वे समस्त विधियां, वो समस्त कानून खत्म कर दिया गया जो संविधान के अनुकूल नहीं था, समझ गए ना। जो संविधान के अगेंस्ट जाकर के बात करते था उतना कानून खत्म कर देगा। काले पानी की सजा में होता क्या था, जैसे अपने देश में आपने देखा होगा जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। काले पानी की सजा का मतलब ये नहीं होता पानी का रंग काला है। काले पानी का मतलब है कि वहां उन टापुओं पर छोड़ देते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी भी जेल है वहां पे, वहां छोड़ देते ले जा करके। अब वहां ना तो पीने का पानी, ना खाने के लिए भोजन, जंगली जानवर, समुद्र का पानी पिएगा तो पी करके मर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज्यादा लवणता उसके अंदर है। नमकीन पानी है तो पी करके मरेगा वो, तो तड़प तड़प करके मरता था इंसान वहां पे, समझ गए ना। तो मौत भी कैसी होनी चाहिए, मानवता पूर्ण होनी चाहिए। आप किसी को फांसी से भी लटका रहे तो गले से रस्सी बांध करके तब लटकाए जाते हैं। वजह क्या है, गोली मार के भी तो मार सकते हैं। वो मानवता पूर्ण व्यवहार नहीं होगा, उसमें मानवता कहीं नहीं झलकेगी। गले से जब रस्सी बांधते हैं तो सबसे पहले आपका जो स्पाइनल कोड है वो टूट जाती है और शरीर का कनेक्शन दिमाग से खत्म हो जाते हैं, और जो शरीर में आपको दर्द फील करवाने वाली जो वेन्स होती है वे डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपको फील ही नहीं होता, बहुत कम मात्रा में फील होगा आपको। बात समझ रहे हैं ना, आपको उतना पेनफुल नहीं लगेगा। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि वो सबसे कम पेनफुल तरीका है किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देने का, समझ गए ना। तो यहां क्या है कि काले पानी की सजा निरसित कर दी गई, रिपील्ड कर दी गई, लेकिन रिपील्ड तो कर दी कब की, 1949 में। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें वर्ष 1949 से ठीक पहले ये वाली सजा मिली होगी, जब ये अस्तित्व में होगी, समझ रहे ना, जब ये सजा दी गई होगी। अब उनका क्या होगा, क्योंकि ये तो खत्म कर दी, तो क्या उसको कोई सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसके लिए अगले प्रोविजन है वे पढ़ेंगे। उसके लिए क्या है कि यदि सपोज दैट किसी व्यक्ति ने 1948 में कोई ऑफेंस किया और ये वाला ऑफेंस किया, सजा ये थी उस ऑफेंस में, अब 1949 आ गया, मुकदमा चल ही रहा, अभी सजा इसमें यही थी। तो अब आज की डेट की अगर हम बात करें, हालांकि वो तो सब मुकदमे निपट गए होंगे, अगर वर्ष 1949 आ जाता है, 1950 में मुकदमा डिसाइड होता है, 1950 में मुकदमा डिसाइड होता है, तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा था यहाँ पर कि इसको सजा ये वाली तो दे नहीं सकती, तो निश्चित हो चुकी, तो आजीवन, तो काले पानी की सजा जो भी ये निश्चित कर दी गई, इसकी जगह आजीवन कारावास देंगे। अगले सेक्शन इस बात को बोलती है ना, क्लियर है ना बात। इसकी जगह उन लोगों को जिनकी ये सजाएं जिनका ये मुकदमे चल रहे थे, ट्रायल चल रहे थे, अगर ये इस डेट के बाद में निपटे और सजा ये वाली थी, तो उनमें आजीवन कारावास की सजा दी गई होगी। क्लियर है स्थिति। अब कल पढ़ेंगे हम सेक्शन 54, 55 और 55 है, 57, 58 ये सेक्शन डिस्कस करेंगे।